जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में अभी तक मैं केवल इस बात से आश्चर्यचकित था कि हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को पार्लियामेंट का इलेक्शन हरा के कंगना रनौत को कैसे लोकसभा के अंदर भेज दिया। कंगना रनौत ने बड़ी प्रसिद्धि पाई अपने वक्तव्यों से, अपने इस प्रकार से बयानों से जिससे वो कंट्रोवर्सी में आई। उन्होंने अपनी पार्टी को कंट्रोवर्सी में डाला, अपने नेतृत्व को कंट्रोवर्सी में डाला और पूरे देश की व्यवस्था को उन्होंने प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा कर दिया। कंगना जी ने कहा कि ये जो किसान आंदोलन हुआ था इसमें रेपिस्ट बैठे थे, हत्यारे बैठे थे और वहां लाशें पेड़ों पे लटक रही थी। बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, होनी भी थी, क्योंकि किसान आंदोलन एक प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन भारतवर्ष के अंदर हुआ, जो एक मिसाल बना और जिसमें भारत के किसानों ने यह दिखा दिया कि आज तक बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस के आंदोलनों को किसान आंदोलन ने पीछे छोड़ दिया। वरना 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ हर तरह के मौसम को झेलने के बाद भी डटे रहना कोई मामूली चीज नहीं था, लेकिन किसान डटे रहे। किस प्रकार उनके खाने की व्यवस्था हुई, किस प्रकार उनके नहाने की व्यवस्था हुई, किस प्रकार टॉयलेट की व्यवस्था हुई, जाड़े में कैसे गर्म पानी की व्यवस्था हुई, लेकिन न तो किसान को खाने की परेशानी हुई बल्कि आसपास के गांव के गरीब लोग जो उन लंगरों में खाना खाने गए उनको भी भरपेट खाना मिला। विश्व के अंदर अहिंसात्मक आंदोलन का एक बड़ा रूप भारतवर्ष ने महात्मा गांधी के बाद इस किसान आंदोलन ने दिखाया। सरकार झुकी, वो सरकार झुकी, मोदी जी की वो सरकार झुकी जो इस दंभ से पीड़ित थी कि हम जो निर्णय लेते हैं वो वापस नहीं लेते, वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, तपस्या में कमी बतानी पड़ी और किसानों की जीत हुई। 3 किसान कानून वापस लिए गए, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी जब जो वादे किए थे सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो उसकी याद दिलाने के लिए पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़े। शंभू बॉर्डर पे उनको रोका गया, प्रताड़ित किया गया, बोल्डर्स लगाए गए, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और शुभकरण सिंह नाम के एक युवा को मृत्यु के गोद में सुला दिया। एक युवा जिसके भविष्य की सारी संभावनाएं थी, उसको उसके जीवन की लीला को खत्म कर दिया। जिस प्रकार से कंगना रनौत ने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे चुनावी अभियान की हवा निकाल दी। चलिए, वो तो नौसिखिया हैं, वो तो कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, राजनीति के बारे में उनको शायद ना पता हो, लेकिन वो मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आज केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो किसान शंभू बॉर्डर पे पंजाब के रास्ते से आए और बैठे हुए हैं, हमने सोचा था कि इनको जाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद हमको पता चला कि ये उत्पाती लोग हैं और ये किसान तो कतई नहीं, और इसलिए हमने इनको रोका। और फिर उन्होंने वहां खड़ी हुई जनता थी उससे पूछा कि क्या मैंने ठीक किया। यही बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गोदी मीडिया
और भक्त मंडली करती थी कि ये जो दिल्ली के चारों तरफ लोग बैठे थे ये किसान नहीं थे, जो पंजाब से आने वाले किसान थे ये किसान नहीं थे। अब इनसे पूछो कि ये कौन थे। ये अंबानी के पेरोल के लोग थे या अडानी जी के पेरोल के थे, लेकिन क्योंकि महीनों महीनों एक जगह बैठना, मैदान में बैठना, बिना सुख सुविधाओं के बैठना और खाने पीने की पूरी व्यवस्था होना, ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के बस की बात नहीं है हिंदुस्तान के। ये तभी संभव है जबकि देश के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इतना ज्यादा उद्वेलित हो जाए कि अपने अधिकार मांगने के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। और ये लोकतांत्रिक असहयोग आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था। कहीं किसानों ने किसी पुलिस वाले पे या जनता पे या किसी आम पब्लिक पर किसी प्रकार का कोई वार नहीं किया, चाहे वो 13 महीने दिल्ली के बाहर वो आंदोलन चला हो या इस बार शंभू बॉर्डर पे चला हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनोहर लाल खट्टर कंगना रनौत के जुड़वा भाई तो नहीं हो सकते, कंगना रनौत बहुत छोटी हैं, मनोहर लाल बड़े हैं, लेकिन क्या कोई डीएनए मैच करता है इन लोगों का? फिर जिस प्रकार से कंगना रनौत ने देश के किसानों के जख्मों पे वार किया था, वैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया और इस प्रकार की बात कर दी कि ये किसान नहीं है। कंगना रनौत फिर अपना रोज नए नए स्टेटमेंट देती हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा रुष्ट हो गई कि जो इमरजेंसी फिल्म बनाई थी कंगना रनौत ने करोड़ों रुपए खर्च करके, उसको सेंसर बोर्ड ने स्वीकृत नहीं किया, मतलब स्वीकृत किया, बाद में विरोध हुआ तो उसको वापस ले लिया। कंगना रनौत की फाइनेंशियल शॉक लगा बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की नजदीकी का नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अपनी बंगला जो मुंबई का था उसको बेचना पड़ा। हो सकता है इसके बीच में कोई कोरिलेशन हो। मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की सरकार जो 9.5 साल चली, इतनी निकम्मी सरकार थी, इतनी करप्ट सरकार थी, कहीं सरकारी अधिकारियों पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था, सीएम विंडो पे कोई सुनवाई नहीं होती थी, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते थे, बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। तो अगर ये शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे अन्नदाता किसान नहीं है तो खट्टर साहब आप राजनीतिज्ञ नहीं थे, आप पॉलिटिशियन नहीं थे, आप नेता नहीं थे। पता नहीं किसकी कृपा दृष्टि पे आप 9.5 साल हरियाणा जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बेरोजगारी आपने बेइंतहा बढ़ा दी हरियाणा के अंदर, इंडस्ट्रीज हरियाणा छोड़ छोड़ के जाने लगी, गुंडागर्दी हद दर्जे तक बढ़ गई, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग हरियाणा के अंदर खुलेआम घूमने लगे, शरीफ लोगों को गुंडे बदमाश धमकाने लगे। और मनोहर लाल खट्टर ने एक और बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कसर को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पता नहीं किससे पूछ के किया, अपनी बुद्धि से किया, कह दिया कि डॉक्टर शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आने वाली है। और वो डॉक्टर शैलजा जो खांटी कांग्रेसी हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, जिनके पिता कांग्रेस मंत्रिमंडल में मंत्री थे और शैलजा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थी और इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस की। उन्हें कम से कम खट्टर साहब को शैलजा जी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में पता कर लेना चाहिए था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अगर शैलजा के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं था तो राजनीति करने योग्य नहीं है आप खट्टर साहब। आप जाइए किसानी कीजिए या दुकान चलाइए। एक माहौल बनाया गया कि हुड्डा साहब और शैलजा में पट नहीं रही है और शैलजा जो है किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी। शैलजा ने गोदी मीडिया में जाके खुलेआम ये अंदाज किया कि मामूली मतभेद होते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, राव नरवीर सिंह हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं, अनिल विज हैं, खट्टर साहब हैं, सैनी साहब हैं, हमारे यहाँ भी हैं,
लेकिन जिस प्रकार से मेरे पिता की शव यात्रा में कांग्रेस के तिरंगे में लपेट के मेरे पिता का शव गया था, वैसे ही मेरा शव जाएगा, यह कुमारी शैलजा ने कहा। उन्होंने खट्टर साहब की पूरे जो इन्होंने मूर्खतापूर्ण एक बात की थी उसकी हवा निकाल दी। भारतीय जनता पार्टी की मट्टी पली दो। चलिए, खट्टर साहब एक। अब राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे सीपी जोशी साहब, आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने एक पत्र लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष को कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी करते हैं, इसलिए इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। और वो सीपी जोशी साहब का मैं वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या आपने कभी देखा है भारत के या विश्व के किसी इतिहास में कोई भी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में जाके भारत की भर्त्सना करता है? लीडर अपोजिशन को देखा हो या न देखा हो, सीपी जोशी साहब, हमने विदेश में जाकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को देश की बदनामी करते देखा है। जो कहते हैं कि 2014 के पहले इस देश के अंदर लोग सोचते थे कि इस देश में पैदा क्यों हो गए, और मूर्ख लोग जो सामने बैठे हैं वो तालियां बजाते हैं। वो हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी भाई, अटल जी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, सबकी बदनामी करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी के बाद विश्व के अंदर हवा चलनी शुरू हुई, और आदमी दो पैरों में चलना शुरू किया, वरना उसके पहले तो चार पैरों में चलता था। ये मोदी जी के भक्त कहते हैं। कितने मूर्खतापूर्ण बयान। मतलब जो कोर कसर छोड़ी थी कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी करने के लिए, वो सारी की सारी मनोहर लाल खट्टर और सीपी जोशी जैसे लोग उसको पूरा कर रहे हैं। अब लोगों को इस बात की याद दिला रहे हैं कि लोग, मोदी जी ने जो विदेश में जाके भारत की भर्त्सना की है उसको देखें, उन वीडियो को देखें, और अपोजिशन को भी प्रोवोक कर रहे हैं कि उन वीडियो को जनता के बीच में दिखाएं। अब ऐसे मित्रों से तो शत्रु बेहतर। बुद्धिमान शत्रु बेहतर है मूर्ख मित्रों से। और ये सीपी जोशी साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब और कंगना रनौत बार बार अपनी बातों से सिद्ध कर रहे हैं। मोदी जी और महान है। इनके नेता विदेश में जाके कहते हैं कि आज से 40 साल पहले मैं अमेरिका के 25-26 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। अब भूल गए वो ये कि पहले वो कह चुके हैं कि मेरी माँ इतनी गरीब थी, हम इतने गरीब परिवार के थे, हम स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, हमारी माँ दूसरे घरों में जाके बर्तन मांजा करती थी। और चलिए, वो स्थिति तब होगी जब आप 15-20 साल के थे, लेकिन उसके 20 साल बाद भी जब आपने कोई नौकरी नहीं की, आपको रोजगार नहीं मिला, तपस्या भी कर ली उसी बीच में आपने, आप आरएसएस में भी रहे, तो आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए कि अमेरिका कितनी बार गए? और जरा वो पासपोर्ट दिखाइए, पासपोर्ट के एंट्रीज दिखाइए, किस किस स्टेट में गए। या ये झूठ बोलना और फेंकना और जुमलेबाजी आपकी आदत में शुमार है। आप गरीब थे या आप अमीर थे? क्योंकि अमीर से अमीर आदमी उससे 26-27 अमेरिका की स्टेट्स में दौरा करने की हैसियत नहीं थी उसकी। अडानी अंबानी को छोड़ दीजिए, खैर उस जमाने में तो अडानी भी इतने बड़े आदमी नहीं हुआ करते थे। अंबानी तो 40 साल से हैं, पूंजीपति बड़े हैं, उनके पास इतना पैसा हो सकता था। लेकिन मोदी जी के पास इतना पैसा था तो फिर गरीबों को भरमाया आपने क्यों? आप कहते कि मैं तो अडानी अंबानी जैसा अमीर था और आज से 40 साल पहले भी मैं अमेरिका के 25-26 स्टेट्स में घूमने की हैसियत रखता था, फिर गरीबों का नाटक क्यों करते हैं? तो मेरे ख्याल से पूरा परिवार ही एक प्रकार का है, डीएनए एक प्रकार का है, एक ही तरह के लोग हैं। अब ये सद्बुद्धि दे, एक शिक्षक हूं, अध्यापक हूं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ईश्वर अल्लाह सबको नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार।
प्रणाम और धन्यवाद।